साथियों, आज से करीब 6-7 माह पहले हैदराबाद में एक कम उम्र की महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और घटना वाले दिन समय से उनके पूज्य पिताजी को जब सूचना मिल गई थी, तब वह थाना दर थाना भटकते रहे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। इसके तुरंत बाद जब पूरे देश में आक्रोश पैदा हो गया, तब आनन फानन में पुलिस वालों ने 3-4 लड़कों को यह बताकर कि इनके द्वारा ही यह जघन्य अपराध किया गया है, अपराधी बनाया। और उसके बाद घटना स्थल पर ले जाकर जब वह सीन का रिक्रिएशन कर रहे थे, ऐसा बताया गया, और वह लड़के भागे पुलिस का हथियार छीनकर, तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। उस समय ये बहुत ही स्पष्ट हो रहा था कि संभवतया किन्हीं दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया है, क्योंकि यह भी जानकारी मिली थी कि उन महिला डॉक्टर के द्वारा किन्हीं सफ़ेद पोश गुंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी और वह उनके पीछे पड़े हुए थे। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में भी इसी बात की शंका जाहिर की गई और न्यायिक आयोग का गठन किया गया। क्या हुआ उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने भी तत्समय हैदराबाद इनकाउंटर, क्या ये सच को छिपाने की है कोई साजिश, एक वीडियो के माध्यम से इसी बात को कहा था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब भी इनकाउंटर होता है तो जनता बहुत खुश होती है और पुलिस पर फूलों की वर्षा करती है, जैसा कि उस मामले में दिखाई दिया था। अब भी यही स्थिति है विकास दुबे के मामले में कि वो दुर्दांत अपराधी बनता चला गया। इसके बाद पुलिस ने, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया पवित्र महाकालेश्वर मंदिर में, या आसानी से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसका कानपुर लाते समय उसका उसी प्रकार से एक इनकाउंटर दिखा दिया गया कि वह हथियार छीनकर भाग रहा था, जब गाड़ी जिसमें पुलिस उसको ले जा रही थी वो पलट गई और उसको मार दिया। तब ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके संरक्षण में वो राजनेता या पुलिस के बड़े अधिकारी, वह विकास दुबे दुर्दांत अपराधी बना, उनको बचाने के लिए इस प्रकार से इनकाउंटर पुलिस ने तो नहीं कर दिया। लेकिन फिर भी जनता बहुत खुश हो रही है। तो इससे स्पष्ट है कि जनता जो पुलिस कहती है उस पर विश्वास करती है, और अपराधियों के जो पुलिस द्वारा बताए जा रहे हैं कि ये अपराधी है, चाहे वो निरपराध भी हो या वो कोई बड़ा जो अपराधी है उसका कोई छोटा सा एक मोहरा हो, लेकिन जनता बहुत खुश होती है। और यही नहीं, जो प्रदेश का मुखिया है वो, उस पर एक उत्तरदायित्व होता है अपने प्रदेश को अपराध मुक्त रखने का, जनता को भय मुक्त वातावरण देने का। तो यह भी देखने में आ रहा है कि प्रदेश के मुखिया भी पुलिस को एक फ्री हैंड दे रहे हैं कि अपराधियों को संदेश दो कि प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो वो जो है ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। और जनता इस पर भी वाह वाह कर रही है। इन सब का अर्थ न्यायालयों को स्वयं समझना चाहिए कि जनता जो है न्यायालयों पर विश्वास खोती चली जा रही है। विधि के शासन को कायम रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व न्यायालयों पर है। न्यायालयों का ही अधिकार समस्त राजनेता हो, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी हो, सर्वोपरि न्यायालय है। लेकिन न्यायालय जो है उन पर अब विश्वास यदि खो रहा है तो इसके लिए स्वयं न्यायालय ही जिम्मेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह स्थिति ऐसी है कि इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए और नियंत्रित कर लिया जाए, और न्यायालय जो है वो अपनी जो प्रतिष्ठा है आपराधिक न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में, समाज में विधि का शासन कायम रखने में, इन प्रतिष्ठा को जो धूमिल होती जा रही है, इसको जितनी जल्दी जो है वो संभाल लें, उतना ही समाज का भी और इस देश का भला होगा, वरना ये जंगल राज पैदा हो जाएगा। और इस संबंध में आपराधिक न्याय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है वो दंड प्रक्रिया संहिता की होती है। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी की थोड़ा थोड़ा कोई संशोधन कहीं कहीं किसी प्राविधान में कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। यह जो है 1973 में अंग्रेजों की बनाई हुई दंड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किया गया है, उससे स्थिति और खराब हो गई है। तो इस संबंध में जो नीचे के जो तबके के हैं, जो इस आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं, अभियोजक हैं, सेशन में काम करने वाले विद्वान अधिवक्ता हैं, उन सब के सलाह मशवरे से ये जो है इसमें जो है आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। और अभियोजन विभाग जो है वो तो कहीं कुछ है ही नहीं।
अभियोजन विभाग का पूर्ण नियंत्रण पुलिस अधिकारी करते हैं या फिर न्यायालय करते हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, वहां पर अभियोजन अधिकारी का पर्यवेक्षण विवेचना अधिकारियों के ऊपर होता है। यहाँ पर इस देश में उल्टा है। जो भी यहाँ पर अधिकारी दूसरे देशों में जाकर आपराधिक न्याय व्यवस्था परखने के लिए जाते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए, वो भी ये सोचकर कि अगर ऐसा किया गया जो विदेशों में है तो आईपीएस अधिकारियों की पावर जो है वो कम हो जाएगी, न्यायालय की पावर कम हो जाएगी। इस प्रकार से वो भी अपना दबा देते हैं। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। जो भी अभियोजन अधिकारी हैं वो अधिकतर जो है वो सेशन में काम करने वाले तो राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है उन्हीं के आदमी होते हैं। उनको स्थायी सेवा उनकी नहीं होती है। सत्ताधारी दल है, उनके प्रसाद पर्यंत उनके आशीर्वाद से, जिला मजिस्ट्रेट के आशीर्वाद से जब तक वो चाहे वो सेवा में बने रहते हैं और उसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि आज की भी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें जो भी प्राविधान है उनके अनुसार भी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, सेशन जज के न्यायालय हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने तो जैसा जिसको बता दिया अपराधी, एक मैकेनिकल तरीके से रिमांड दिया जाता है और फिर उसी तरह से जमानत लगाई है। इन्हीं में सारा जो है न्यायालय का समय समाप्त होता चला जाता है और जब मामला चार्जशीट तक जाती है और कोर्ट में आता है तो साल दर साल जो है चलते रहते हैं मुकदमे। जैसे कि आपने विकास दुबे का मामला देखा कि कोई पूछे कि उस विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास सामने आया, उसने 1999 में एक बाबा जी का मर्डर करके संपत्ति कब्जा ली और उसके बाद वर्ष 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के पूर्व अध्यापक का मर्डर करके और उनकी स्कूल की संपत्ति पर सारे पे काबिज हो गया। और इस केस में 2004 में उसको आजीवन कारावास भी हुआ है और उसके बाद उसने 2001 में जो है दुर्दांत अपराधी वो बन गया। एक राज्य मंत्री इस तरह के व्यक्ति को उसने जो है मारने के लिए, हत्या करने के लिए दौड़ा उसके पीछे, तो वो जान बचा के और अपने गनर वगैरह के साथ भाग के शिवाली थाने में घुस गए, लेकिन वो नहीं डरा, थाने के अंदर घुस गया और 10 पुलिस वालों के मौजूदगी में दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद जब हत्या कर दिया और 2004 में उसको आजीवन कारावास हो गया। और यह भी स्पष्ट है कि जब उसने 2001 में हत्या करी है तो उसके 6 महीने के बाद उसने सरेंडर किया है, जब उसने देखा कि सारी स्थिति मेरे अनुकूल है। क्यों कि जैसे उसने सरेंडर किया तैसे ही तुरंत वो जमानत पे बाहर आ गया। ये इस बात से स्पष्ट है कि 2002 में उसने फिर एक नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला किया और एक केबल ऑपरेटर की हत्या करी। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह से दिन दहाड़े हत्या करने पर, थाने के अंदर जाके हत्या करने पर, और उससे पहले करीब 2-3 हत्याएं वो कर चुका था, उसे तुरंत जमानत पर छोड़ दिया गया। और अब जब देखिए 2-3 जुलाई की रात में जो है वो बिल्कुल बेखौफ अपने घर पर बैठा हुआ है, इसका मतलब अब भी उसे जमानत और पैरोल पर छोड़ा जा चुका था। तो अब इस संबंध में सारा घटनाक्रम आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयों की कार्यप्रणाली क्या हो रही है, इसका भी विचार करके ये भी एक जांच का बिंदु है। और न्यायालय जो है वो अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई जो है वो ना देखा जाए और जवाबदेही उनकी ना हो। इस प्रकार से उनकी जो अगर स्वतंत्रता है तो ये देश के और समाज के लिए और आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए घातक है। और इसी संबंध में ये बात भी कहना चाहूँगा कि जब वर्ष 2014 में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो उनके दिमाग में भी शायद यही सब बातें थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह जहाँ इनकाउंटर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ और सीबीआई क्या क्या करती है। उस समय सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था, तो सीबीआई के माध्यम से कैसे कैसे परेशान किया गया हमारे प्रिय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। तो इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही तुरंत न्यायिक सुधार की बात करी और न्यायिक आयोग का गठन करा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय संभवतः अपने शक्ति को कम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें एक पक्षकार था, उसे उस तरह से निर्णय नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलिजियम सिस्टम लागू किया वो तो संविधान में संशोधन के तरह से उन्होंने कर दिया कि जैसे संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, क्योंकि 1992 से पहले सरकार की भी जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जजेस नियुक्त होते हैं उनमें उनकी भी एक भागीदारी थी। तो संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था। ये नहीं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा जाए तो संविधान में संशोधन कर दिया, जबकि ऐसा कोई उनको अधिकार नहीं था। और जब न्यायिक आयोग बनाने में पूरी प्रक्रिया क्या की गई, संविधान में जो संशोधन किया जाता है उस तरह से पूरी प्रक्रिया करके न्यायिक आयोग बनाया गया, उसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही जो है असमंजस की स्थिति है और स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा केवल कहना यही है कि
अब जो है समय ऐसा आ रहा है कि सब लोग मिल बैठकर, न्यायपालिका के भी अधिकारी, कार्यपालिका के भी, विधायिका के भी, और नीचे के जो तबके के जो आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उन सबको भी मिल बैठकर और जो उनको अनुभव हुआ है उन सबको साझा करते हुए आपराधिक न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। और न्यायालय को भी कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या कमियां हैं, क्योंकि ये कमियां वहां भी उजागर हुई जब जनवरी 2018 में और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने अन्य 3 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने उस समय भी ये बात कही थी सोशल मीडिया में कि ये जो कहा जाता है, हमारे विधि मंत्री जी वगैरह ने जो उस वक्त कहा था कि उनका अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कुछ गलत चल रहा है तो ये सारा समाज, देश इफेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वहां पर सब ठीक होना चाहिए, ये इंगित करता था। और इसके बाद आपने देखा कि जब श्रीमान रंजन गोगोई साहब के विरुद्ध एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, तो आपराधिक न्याय का जो सिद्धांत है कि अपने मामले में स्वयं जज नहीं हो सकते, लेकिन वो स्वयं जज बन गए और उन्होंने जो है एक बेंच का गठन कर दिया। तो इस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गलत हो रहा है तो इसे भी केंद्र सरकार और हमारी जो संसद है उनको देखना चाहिए, क्योंकि संसद को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो इस संबंध में संसद में बहस कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के प्रकरण को सामने आने पर। यही प्रकरण पहला और आखिरी नहीं है, इससे पहले भी प्रकरण हुए हैं और आगे भी होंगे। तो यही मेरा मकसद है कि स्पष्ट रूप से हमें और आपको ही बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। इसी से केंद्र सरकार को भी बल मिलेगा, तभी न्यायिक सुधार और आपराधिक न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन संभव है, अन्यथा कोई संभव नहीं है। यह समाज जंगल राज की तरह से बन जाएगा, जिसमें आप अपना न्याय खुद ही करेंगे, सिस्टम पर आपको कोई विश्वास नहीं रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।